Assalamualaikum students, let's start our week 7 of object-oriented programming in Java. Okay, इस week के topics जो है वो है static class members. So we will see the static variable, static block and static method. Then passing arrays to a method कि हम एक method को array किस तरीके से pass कर सकते हैं. Variable arguments. Then we will see input and output using the options and dialog boxes. Then we will discuss a little bit about integer and double and other wrapper classes. Okay, now, so first of all, static class members. Static can be used with variables. So there can be static variable, static method हो सकते हैं, static variables हो सकते हैं, static block हो सकता है या static nested class हो सकती है. Now, first of all, static variables. Static variables हम उस वक्त क्रिएट करते हैं जब हमें कोई एक वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर करना हो, यानी उसको एज अ शेयर्ड वेरिएबल यूज करना हो. तो स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी नहीं बनती. बजाय इसके जब हम एक क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट उस स्टैटिक वेरिएबल को शेयर करते हैं. तो यूजली बेसिकली फॉर एग्जांपल एक कंपनी का अगर हम एम्प्लॉयज का डेटा एज अ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसमें कंपनी का नेम विल बी कॉमन फॉर एवरी एम्प्लॉय, तो वो स्टैटिक हो सकता है. स्टूडेंट के लिए कॉलेज का नेम, ठीक है, या स्टूडेंट की क्लास का नाम एक स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है जो कि हमें हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग क्रिएट ना करना पड़े. हम उसको अपनी क्लास के अंदर स्टैटिक कर सकते हैं ताकि उसकी जो वैल्यू है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम है. स्टैटिक वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी जो है वो ओनली वंस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, यानी जब जैसे ही क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ही अपने लिए मेमोरी जो है वो रिजर्व कर लेते हैं. ओके, तो यूजली स्टैटिक वेरिएबल्स हम क्यों यूज करते हैं? मोस्टली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है. जब हमें पता होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक क्लास वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है और वो शेयर्ड होना चाहिए, तो हम स्टैटिक वेरिएबल के तौर पर उसको डिक्लेयर करते हैं. तो एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है ना. नाउ यहाँ पर एक क्लास हमने क्रिएट की है विद द नेम ऑफ काउंटर. इस काउंटर क्लास के अंदर जो है वो एक स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक int count is equals to 0. So this is also the syntax to declare a static variable. Static variable declare करने के लिए आप सबसे पहले static कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद डेटा टाइप का नाम एंड देन वेरिएबल का नाम और उसके बाद उस इनिशियलाइजिंग वैल्यू के वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या होगी. तो बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली ही इनिशियलाइज किया जाता है क्योंकि ये मेमोरी में एक ही दफ़ा वैल्यू देता है, ठीक है, और क्लास लोड होते ही इवन ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही ये स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है और मेमोरी में अपने वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर लेते हैं. अब इसका कंस्ट्रक्टर काउंटर, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के हम अंदर हमने सिर्फ काउंट प्लस प्लस टी कमांड रखी है, ठीक है, ताकि वो इस काउंटर को इस काउंट वेरिएबल को 1 ऐड करता जाए उससे एंड देन काउंट की वैल्यू जो है वो प्रिंट करता जाए. नाउ सेकंड क्लास टेस्ट क्लास के अंदर हमने मेन मेथड के अंदर काउंटर के 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जो कि तीनों कंस्ट्रक्टर के साथ ही क्रिएट होते हैं. हर दफा जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे. तो काउंटर C1, काउंटर C2 एंड काउंटर C3 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किए गए. तो लेट्स प्ले दिस. अच्छा, प्ले करने पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो है 1, 2 एंड 3. बेसिकली आपको हर दफा काउंटर में काउंट की वैल्यू जैसे फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम चला होगा तो काउंट 0 से इनिशियलाइज हुआ होगा. जब हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा C1 तो काउंट प्लस प्लस की कमांड चली होगी जो कि काउंटर के अंदर है, ठीक है. ये काउंट प्लस प्लस ने क्या किया होगा, 0 को बंद कर दिया, ठीक है, और काउंट को जब हमने प्रिंट करवाया उसी उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हमें वैल्यू मिली 1.
ठीक है। एंड जब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इट्स शोइंग कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ने इसकी वैल्यू जो है वो चेंज दोबारा 1 नहीं की, इसके बजाय वैल्यू हो गई 2। और जब तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो तीसरे ऑब्जेक्ट ने इसकी वैल्यू जो है वो कर दी 3। तो इसका मतलब कि ये काउंट वेरिएबल तीनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही था। इसको विदाउट स्टैटिक चेक कर लेते हैं। स्टैटिक हम यहाँ से हटा देते हैं और खाली इंटीजर काउंट इज इक्वल टू इसको 0 रह देते हैं। अब इसको दोबारा प्ले करते हैं कि अब क्या फर्क आता है। यानी अब हमने यहाँ से स्टैटिक जो है वो हटा दिया। ओके, दिस टाइम आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 1 1 एंड 1। अब क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, काउंट की उस ऑब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट वैल्यू होगी, मेमोरी में एक डिफरेंट जगह होगी। तो यानी C1 का काउंट अलग होगा, एक अलग वेरिएबल होगा, C2 का काउंट एक अलग वेरिएबल होगा और C3 का काउंट जो है वो अलग वेरिएबल होगा। तो इसलिए हर दफा जो है वो काउंट 0 से स्टार्ट होकर, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा और काउंट प्लस प्लस जो है वो उसके अंदर 1 करेगा एंड देन काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगेन काउंट 0 से स्टार्ट होगा और उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती जाएगी। तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर होते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर चेंज करता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी चेंज नजर आती है। इसको दूसरी एग्जांपल एक और देखेंगे जिसमें हम और इसको क्लियर करेंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिक मेथड। मेथड भी स्टैटिक हो सकते हैं और हम ऑलरेडी एक स्टैटिक मेथड देख चुके हैं विच इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन हमारा स्टैटिक मेथड ही है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा सा और स्टैटिक मेथड के बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं। नंबर 1, स्टैटिक मेथड जो है वो क्लास का मेथड कहलाता है, ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं कहलाता। तो बेसिकली इट बिलोंग्स टू द क्लास और वी कैन से कि स्टैटिक मेथड को यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट उसको क्लास के नेम के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको कॉल करवा सकते हो विद द नेम ऑफ क्लास। देन स्टैटिक मेथड बेसिकली आर यूज्ड टू एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं और इनकी वैल्यू जो है वो चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टैटिक मेथड्स पे, जिनमें से नंबर 1, दे कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड जो है वो डायरेक्टली दूसरे नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेथड्स को ही कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉलिंग की बात हो रही है ये। डायरेक्ट कॉल करने का मतलब ये है कि एक क्लास के अंदर एक मेथड दूसरे मेथड को जो है वो कॉल करे विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। तो स्टैटिक मेथड जो है वो नॉन स्टैटिक मेथड्स को जो है वो कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ स्टैटिक मेथड्स को ही कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज, दे कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा, ठीक है, डायरेक्टली। अगर डायरेक्ट एक्सेस होने की बात कर रहे हो या डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस करने की बात करें तो स्टैटिक मेथड जो है वो नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम अपने प्रोग्राम के थ्रू भी इन दोनों बातों को जो है वो प्रूफ करते हैं। ठीक है, कि ये पॉइंट्स क्या है। नंबर 1, दे कैन कॉल ओनली स्टैटिक मेथड्स एंड नंबर 2 कि दे कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा। देन दे कैन नॉट यूज दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड। क्योंकि जो स्टैटिक मेथड्स हैं उनके अंदर आप दिस कीवर्ड को या सुपर कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। इन सब चीजों को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल जिसके अंदर हमने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की है, जस्ट अ डमी स्टूडेंट क्लास, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है। इट इज ऑब्वियसली हर ऑब्जेक्ट के लिए वो डिफरेंट होगा। स्टूडेंट का नाम है, ऑब्वियसली हर ऑब्जेक्ट के लिए नाम भी डिफरेंट होगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक स्टैटिक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज जिसकी वैल्यू कर दी है ITS। तो वी आर सेइंग दैट कि इन सारे स्टूडेंट का कॉलेज जो है वो एक ही है जो कि है ITS। फिर हमने यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया है चेंज। ठीक है, स्टैटिक वॉइड चेंज, जो क्या करेगा कि कॉलेज की वैल्यू जो है वो चेंज कर देगा और BBDIT जो है वो उसकी वैल्यू कर देगा। देन एज यूजुअल एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो इंटीजर आर
स्ट्रिंग एन ले रहा है, आर की वैल्यू जो है वो रोल नंबर में चली जाएगी और एन की वैल्यू जो है वो नेम में चली जाएगी और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। देन एक डिस्प्ले का मेथड रखा है जो स्टूडेंट का रोल नंबर, स्पेस, नेम, स्पेस और कॉलेज जो है वो प्रिंट करेगा। इसको टेस्ट करने के लिए हमने अपनी क्लास में जो है वो 3 स्टूडेंट क्रिएट किए, स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2 एंड स्टूडेंट S3। स्टूडेंट S1 की वैल्यू है, रोल नंबर है 111 अहमद, स्टूडेंट S2 जो है रोल नंबर है 222 फरहान एंड स्टूडेंट S3 जो है वो स्टूडेंट रोल नंबर है 333 और हामिद। देन S1, S2 और S3 को हमने डिस्प्ले करवाया बाय कॉलिंग द डिस्प्ले मेथड। उसके बाद यहाँ हमने कॉल किया है अपना स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट क्लास का नाम डॉट इस मेथड का नाम, हम पहले भी स्टैटिक मेथड्स देख चुके हैं। मैथ क्लास के जितने भी मेथड्स थे, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, सारे के सारे स्टैटिक थे, इसलिए वो क्लास के साथ डायरेक्टली यूज हो जाते थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास स्टूडेंट डॉट चेंज स्टैटिक मेथड है, तो हम डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ इसको कॉल कर सकते हैं। बेसिकली ये मेथड क्या करेगा कि इनके कॉलेज को जो है वो चेंज कर देगा एंड देन हमने S1, S2 और S3 को दोबारा डिस्प्ले करवाया। इस आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही वैल्यूज मिली 111 अहमद ITS, फरहान ITS, हामिद ITS। उसके बाद हमने चेंज मेथड कॉल किया था, उसने कॉलेज चेंज कर दिया। दोबारा जब तीनों प्रिंट करवाए तो तीनों का कॉलेज जो है वो अब BBDIT हो गया, जबकि हमने चेंज मेथड से एक ही दफा कॉल किया है, लेकिन क्योंकि कॉलेज स्टैटिक वेरिएबल है, शेयर्ड है, तो जब चेंज कॉलेज की वैल्यू चेंज करेगा तो वो कॉलेज की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हम अपने कुछ पॉइंट्स को प्रूव करते हैं जो हमने स्लाइड में डिस्कस किए। पॉइंट नंबर 1, दे कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड। इसका क्या मतलब है कि स्टैटिक मेथड से दूसरे स्टैटिक मेथड से ही कॉल कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्टैटिक मेथड, इसे चेंज, और इस मेथड के अंदर हम एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ के केस में हमारे पास है डिस्प्ले। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया, इसे प्ले करें, एरर जनरेट हो गया और एरर जो है वो ये कहता है कैनॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प्ले। ठीक है, तो हैंड्स प्रूफ कि हम एक स्टैटिक मेथड के अंदर एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन वाइस वर्सा हो सकता है। वाइस वर्सा मीन कि हम स्टैटिक मेथड को एक नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिस्प्ले के अंदर चेंज को कॉल करवाना चाहूँ तो दिस इज अलाउड। ठीक है, ये हो सकता है। तो लेकिन इसका फिर फर्क ये पड़ेगा प्रोग्राम पे कि हमारे चेंज मेथड कॉल करने से पहले ही जो आउटपुट है, क्योंकि ये डिस्प्ले मेथड चल रहा है, डिस्प्ले मेथड फौरन ही चेंज मेथड को कॉल कर रहा है, तो चेंज मेथड ने पहले ही जो कॉलेज था उसका नाम BBDIT कर दिया, तो ये तीनों डेटा पहले ही चेंज हो जाएगा और नीचे इवन ये वाला डेटा भी चेंज हो जाएगा। फर्स्ट चीज हमारी प्रूफ हो गई। नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड पॉइंट, दे मस्ट ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा। नाउ स्टैटिक मेथड पे सेकंड इंस्ट्रक्शन के उसे स्टैटिक मेथड जो है वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि एक ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि नॉन स्टैटिक हो। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करवाएं नेम कोड। ठीक है, इसको प्ले करते हैं, एरर यूनिट हो गया। ठीक है, एरर cannot make a static reference to a non-static field name. So hence proved it's not allowed. Static methods जो है वो डायरेक्टली किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर
मेन की आप बात करो, मेन में जो आप वेरिएबल्स अभी तक एक्सेस करते रहे हो वो ऑब्जेक्ट के मेन के साथ करते रहे, यानी आपको पहले ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप उसका वेरिएबल यूज करो, दैट इज अलाउड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर भी इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ, लाइक स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं रोल नंबर 333 444 एंड अली। ठीक है, डायरेक्टली आपने वहीं पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ उसका नेम जो है वो आप एक्सेस करें। ठीक है, प्ले करो। अब जो है वो एरर बीच में से गायब हो गया। ठीक है, और अब आप नोट करो तो पहले तो हमारे ये तीन डिस्प्ले चल रहे हैं जिसमें आईटीएस 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 हो रहा है, उसके बाद ये चेंज मेथड चल रहा है। ठीक है, चेंज मेथड के अंदर हमने क्या किया है कि हमने स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका नेम जो है वो प्रिंट करवा दिया, एस डॉट नेम जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो इट इज अलाउड। आप ये इनडायरेक्ट एक्सेस होता है, ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सेस है कि आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप नेम को एक्सेस कर रहे हो, दिस इज अलाउड। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट एक्सेस है। जिस चीज पे रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन है डायरेक्ट एक्सेस पे, यानी उसी क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली यहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको अली को तो यहाँ पे इसका इसने प्रिंट करवा दिया, लेकिन अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे नेम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या नेम को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एरर जनरेट कर देगा, नेम को एक्सेस जो है वो नहीं करने देगा। सेकंड पॉइंट प्रूव। नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड पॉइंट। ओके, दे कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर इन एनी वे। सुपर कीवर्ड तो अभी हमने किया ही नहीं, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेसन में। लेकिन दिस हम जो है वो कर चुके हैं ऑलरेडी, दिस को देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस डॉट कॉलेज, ठीक है, और इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। ठीक है, दिस डॉट कॉलेज नहीं लिखेगा, जबकि यहाँ पे नॉन स्टैटिक जो है उनमें अगर आप रोल नंबर के बजाय दिस डॉट रोल नंबर भी लिख दो तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, वो अलाउ है, लेकिन स्टैटिक मेथड के अंदर दिस कीवर्ड अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने दिस डॉट रोल नंबर लिखा है तो कोई एरर नहीं देगा और प्रोग्राम जो है वो एज इट इज सही तरीके से रन होगा। तीनों वैल्यूज जो है प्रिंट के उसके बाद चेंज किया और तीनों वैल्यूज जो है वो दोबारा प्रिंट कर दी। तो अगर आप हर वेरिएबल के पीछे दिस लगा भी दो, ठीक है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दिस डॉट रोल नंबर और रोल नंबर जो है वो एक ही बात है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि हम दिस सिंगल सिचुएशन में यूज करते हैं, आगे फिर दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, जिसको आज के टॉपिक में शामिल है। तो दिस जो है वो नॉर्मल मेथड में अलाउ है, लेकिन दिस जो है वो स्टैटिक जो आपके मेथड है उसके अंदर अलाउ नहीं है, वो एरर जनरेट कर देता है और वो यही एरर देगा, कैन नॉट यूज दिस इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने तीनों अपनी जो स्टैटिक के बारे में स्टेटमेंट थी वो प्रूव कर दी कि वो तीनों रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टैटिक मेथड पे अप्लाई होती हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक का बेसिक काम ये होता है कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, उनको उनकी फर्स्ट वैल्यू देने के लिए हम स्टैटिक ब्लॉक यूज कर सकते हैं। और बेसिकली स्टैटिक ब्लॉक जो है वो मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट हो सकता है। तो बेसिकली क्लास लोड होने से पहले, ठीक है, जब क्लास लोड हो रही होती है तो उस टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक जो है वो इनिशियलाइज होता है, इवन मेन मेथड से भी पहले। इसको देखते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो स्टैटिक वेरिएबल हमने क्रिएट किए हैं कि स्टैटिक इंटीजर ए 3 है जिसकी वैल्यू, स्टैटिक इंटीजर बी जिसकी वैल्यू हमने नहीं दी। देन वी हैव क्रिएटेड अ स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वॉइड मेथड, जो कि एक आर्गुमेंट ले रहा है एक्स, एंड देन हम एक्स को ए को और बी को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ एक्स एक लोकल वेरिएबल है, तो वो यहाँ पे एक्सेस हो सकता है और प्रिंट भी हो सकता है, और ए और बी दोनों स्टैटिक है,
तो इसलिए स्टैटिक मेथड्स में वो दोनों एक्सेस हो सकते हैं और प्रिंट हो सकते हैं। देन वी हैव क्रिएटेड अ स्टैटिक ब्लॉक, जो कि पहले तो ये प्रिंट कर रहा है कि आई एम अ स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज, एंड देन b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा है, यानी ये वेरिएबल जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। देन हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड नीचे, और वो कॉल कर रहा है मेथड को, ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया है विद द वैल्यू ऑफ 42। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, सबसे पहले ये चलेगा, ठीक है, वी जस्ट डिस्कस कि स्टैटिक ब्लॉक मेन मेथड से भी पहले चलता है। सबसे पहले प्रोग्राम ये चलाएगा, उसके बाद वो मेन मेथड चलाएगा। मेन मेथड किसको कॉल कर रहा है, मैथ वाले मेथड को। सो उसके बाद ये वाला मेथड चलेगा और एक्स की, ए की और बी की वैल्यू स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो रन करते हैं, तो आउटपुट में सबसे पहले तो आ गया स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज, ठीक है, हमारा स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले चला, और उसके बाद मेन मेथड चला होगा, ठीक है। टू प्रूव के मेन मेथड चला है, आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की कमांड भी लगा सकते हो, बट मेन मेथड ने क्या किया, मैथ वाले फंक्शन को कॉल किया, एंड देन हमें एक्स की, ए की और बी की वैल्यूज जो है वो प्रिंट होकर मिल गई। बी की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 12 के साथ, जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 4, ए की वैल्यू 3 थी, 3 4 12, बी की वैल्यू 12 करके इसने यहाँ पर प्रिंट कर दी। तो बेसिकली स्टैटिक ब्लॉक्स को हम यूज कर सकते हैं, हम स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए या उन पर कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेट करके इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक जो है वो यूज हो सकता है। और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये मेन मेथड से भी पहले इनिशियलाइज होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड को हमने पहले भी देखा, लेकिन अब हम दिस कीवर्ड को थोड़े डिफरेंट वेरिएशन जो है उसकी, कि वो कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, उसको थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दिस इज जस्ट अ रेफरेंस वेरिएबल, जिसके पास अपने ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट में जेवीएम इस वक्त करंटली मौजूद होती है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो दिस कीवर्ड के पास जो है वो होता है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। In this example, there is a class test और एक integer a और integer b दो variables हैं। Then we have created a constructor, ठीक है, no argument constructor है, लेकिन इस constructor के अंदर हमने यूज किया this 10 and 20। So यहाँ पर this 10 and 20 क्या करेगा, या ये क्या कर सकता है, ये आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जो है वो कॉल करवा सकता है, ठीक है। यानी अगर आप इसका लिखते हो this 10 and 20, तो इट विल लुक फॉर अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर दो पैरामीटर्स मौजूद हो जो ए और बी ले रहे हैं, जिसमें दिस डॉट ए और दिस डॉट बी हमने पहले ही डिस्कस किया था कि दिस डॉट ए इस वाले ए से, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल को अलग करने के लिए, यानी अगर हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल का नाम ए है और हमारे पास पैरामीटर का भी नाम ए है, दोनों नाम सेम है, तो हम इनको किस तरीके से अलग कर सकते हैं। दिस डॉट ए का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, और इस ए का मतलब है कि ये जो पैरामीटर वाला वेरिएबल है। अगेन दिस डॉट बी का मतलब है ये ऊपर वाला इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, ये वाला वेरिएबल दिस डॉट बी से आप रेफर करोगे, और खाली बी का मतलब है कि ये वाला वेरिएबल, ठीक है। तो ये एक तो हमने एग्जांपल ये पहले देखी थी। देन हमने ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, और इस कंस्ट्रक्टर को हम चाहते हैं कि ये हमारे इस नॉर्मल वाले कंस्ट्रक्टर में साथ कॉल है, यानी जब हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करें तो ये वाला कंस्ट्रक्टर साथ चले, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए, इसको कॉल करवाने के लिए आप दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस, उसके बाद कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज आप दे दो, ठीक है, जो आप देना चाहते हो। तो ये क्या करेगा, ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को जो है वो यहाँ पर चला देगा। देन मेन में, अच्छा, सेकंड चीज जो न्यू आपके लिए कि जिस क्लास के अंदर आप मौजूद हो, आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा स्टैटिक मेथड के अंदर। तो यहाँ स्टैटिक मेथड के अंदर यानी मेन आपका इसी टेस्ट क्लास के अंदर जो है वो डिफरेंट दूसरे मेथड भी मौजूद है, इंस्टेंस वेरिएबल भी मौजूद है, कंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद है, ठीक है, और आपका मेन मेथड भी मौजूद है। सो इस मेन मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हो, अपने ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, यानी टेस्ट क्लास जो कि यही क्लास है सेम, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और उसका कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल करे,
नॉन पैरामीटर वाला जिसके अंदर पैरामीटर नहीं है। इसको प्ले करो। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कहा इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्टर चला, इस कंस्ट्रक्टर ने किसको चलाया? इस वाले कंस्ट्रक्टर को। इस कंस्ट्रक्टर ने एक तो दोनों वैल्यूज इनिशियलाइज की और साथ में इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की जो मैसेज है वो हमने प्रिंट करवाया। ये मैसेज प्रिंट होने के बाद फिर कंट्रोल दोबारा इधर जाएगा और इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली जो लाइन है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसका फ्लो जो है वो ये बता रहा है कि पहले हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर चला है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कॉल करवाया है, हमने इसको यहाँ पे चलाया है। उसके बाद ये लाइन जो है वो प्रिंट हुई है, ठीक है। तो हमने इस लाइन को प्रिंट करवाने से पहले ये सारा काम यहाँ पर कॉल करवाया और इस कंस्ट्रक्टर ने उस वाले कंस्ट्रक्टर की जो भी स्टेटमेंट थी उनको यहाँ पर चला दिया। ओके, नाउ इसकी जो है वो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। नाउ अगेन टेस्ट क्लास ही है और उसके अंदर हमारे पास एक डिस्प्ले का मेथड है और डिस्प्ले के मेथड में आप दिस डॉट शो करके दूसरा मेथड भी कॉल कर सकते हो। सो आइदर यू आर राइटिंग लाइक दिस खाली शो, तब भी वो इस मेथड को कॉल करेगा। इसके बजाय आप टू बी श्योर कि आप इसी क्लास के मेथड को कॉल करना चाहते हो, आप यहाँ पे दिस डॉट शो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसका फ्लो, इसमें कौन कौन से फंक्शन है? एक डिस्प्ले का फंक्शन है। डिस्प्ले का फंक्शन पहले शो के फंक्शन को कॉल कर रहा है, फिर प्रिंट करवा रहा है कि इनसाइड डिस्प्ले फंक्शन। शो के फंक्शन के अंदर इनसाइड शो फंक्शन लिखा हुआ है, शो के फंक्शन के अंदर इनसाइड शो फंक्शन लिखा हुआ है और देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा फंक्शन है जिसमें हमने इसी क्लास से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करवाया है। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा सबसे पहले मेन चलेगा, मेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। डिस्प्ले फंक्शन किसको कॉल करेगा? दिस डॉट शो को, ठीक है, पहले। तो पहले इनसाइड शो फंक्शन प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इनसाइड डिस्प्ले फंक्शन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो प्ले करते हैं। ठीक, शो हमें पहले मैसेज प्रिंट हो रहा है इनसाइड शो फंक्शन, फिर हमें मैसेज प्रिंट हो रहा है इनसाइड डिस्प्ले फंक्शन। सो हमने डिस्प्ले को कॉल किया था लेकिन डिस्प्ले ने शो को कॉल किया और पहले हमें शो वाला मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद हमें जो है वो डिस्प्ले वाला मैसेज जो है वो ये प्रिंट हुआ। तो जरूरी नहीं है कि आप दिस यूज करो, आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अभी भी सेम तरीके से काम करेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके अंदर भी अगेन हमने इंटीजर ए बी दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। टेस्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ए को वैल्यू दे रहा है 10, बी को वैल्यू दे रहा है 20 एंड देन एक मेथड है गेट जो कि रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट किस क्लास का? अपनी ही क्लास का। तो बेसिकली एक मेथड है जो कि करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप रिटर्न दिस लिख दोगे यहाँ पे, तो आप जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हो वही ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम दिस कीवर्ड को करंट ऑब्जेक्ट जो कि अभी हमने क्रिएट किया है उसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें रिटर्न करवाना हो तो हम रिटर्न दिस जो है वो लिख सकते हैं। देन डिस्प्ले फंक्शन है जो ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है एंड देन हमने इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो यूज किया। नाउ थोड़ा सा इस पे इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो है वो हमने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, एंड देन ये लाइन जो है वो हमने इस तरीके से इस्तेमाल की, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डॉट डिस्प्ले। तो ये लाइन थोड़ी सी आपको यूनिक सी लगेगी लेकिन जस्ट टू शो यू कि हम इस सिंटैक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे वो गेट मेथड जो है वो रिटर्न ऑब्जेक्ट कैसे कर रहा है। जब आप गेट मेथड जो है वो बिलोंग करता है टेस्ट क्लास से, तो टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ गेट मेथड जो है वो यूज हो सकता है, ठीक है। तो हमने यही किया है, हमने ऑब्जेक्ट डॉट गेट को कॉल किया यहाँ पे, लेकिन गेट मेथड जो है वो रिटर्न क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है। रिटर्न दिस का मतलब है कि यहाँ पे मेरा ही ऑब्जेक्ट जो मैं हूँ मुझे ही रिटर्न कर दे, ठीक है, मेरा ही रेफरेंस रिटर्न हो जाए।
सो यहाँ पे जब रेफरेंस रिटर्न होगा तो अगेन या ये पूरा जो है गेट जो है, गेट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाएगा। उस एड्रेस के साथ आप डॉट डिस्प्ले फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हो। सो अगर आप ऐसे भी यूज करो सेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले भी वही काम करेगा। ठीक है, इसको प्रिंट करो तो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले भी ए और बी की वैल्यू जो है वो 10 एंड 20 प्रिंट करवाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से यूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट डॉट गेट डॉट डिस्प्ले, तब भी सेम बात ही है, ए और बी की वैल्यू ही वो प्रिंट करेगा। बट जस्ट टू शो यू कि इट इज पॉसिबल कि रिटर्न दिस जो है वो अपने ही ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाए। तो इसको अगर चेंज करना चाहो, ये आपको शो करना था कि 2 टाइम्स डॉट कैसे यूज हो सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सेंटेक्स हमने यहाँ पे यूज किया कि ऑब्जेक्ट का मेथड जो कि ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है, डॉट के साथ यूज हो सकता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट का मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो उसके साथ दोबारा डॉट लग सकता है और हम मेथड जो है वो दोबारा दूसरा कोई मेथड कॉल कर सकते हैं। तो ये सेंटेक्स से शो करने के लिए थोड़ा सा ये तरीका यूज किया। अदरवाइज आप इसको अगर दूसरे तरीके से यूज करो, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट विच इज इजियर फॉर यू, ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट। ठीक है, ये आपके लिए शायद ज़्यादा आसान हो। ठीक है, कि हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट टू के नाम से, और ऑब्जेक्ट डॉट गेट जो है वो उसमें स्टोर करवा दिया। तो जो हमारा पिछला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपने आप को ही यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और वो रिटर्न हुआ हुआ ऑब्जेक्ट टू के साथ जो है वो रिटर्न हुआ हुआ ऑब्जेक्ट जो है उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट टू के अंदर आ जाएगा। और आप यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट टू डॉट रेफ डिस्प्ले यूज करो, तब भी ये प्रोग्राम सेम ही आउटपुट जो है वो शो करेगा। सो अगेन ये प्रोग्राम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट डज नॉट हैव एनी लॉजिक, but it's showing you the syntax which we can use in Java। ठीक है, तो syntax को क्लियर करने के लिए हमने बहुत छोटी एग्जांपल दी है कि किस तरीके से जो है ये चीज इस्तेमाल हो सकती है, या दिस जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। Okay, our next topic is passing arrays to method। Now we have already discussed कि arrays जो है वो जावा के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे थे, ठीक है, या हम जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल पास करते हैं एक मेथड को, उसी तरीके से हम एरेज भी मेथड को पास कर सकते हैं। और क्योंकि एरे जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो एरे भी जो है वो एज अ रेफरेंस पास होता है। यानी एरे पूरा कम्प्लीटली कॉपी नहीं होता, एरे का एड्रेस जो है वो पास हो जाता है मेथड को। तो अगर मेथड के अंदर आप एरे में कोई चेंज करते हो तो ओरिजिनल एरे में भी वो चेंज हो जाती है। तो प्रोग्राम के थ्रू हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। फॉर दिस लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, जिसमें एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक एरे जो है वो पास करवाया। एरे पास करवाने का तरीका क्या होगा, आप इंट लिखोगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद एरे का नाम जो कि बेसिकली आर्गुमेंट नेम है, जो आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये अपनी मर्जी से कोई भी टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई भी एरे नेम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया सम विच इज इक्वल टू 0। एक लूप है जो कि 0 से लेकर एरे की लेंथ तक चलेगा, जो भी एरे यहाँ पे आएगा, और सम के अंदर उस एरे की वैल्यू को ऐड करता जाएगा। एंड देन आखिर में हम सम जो है वो प्रिंट करेगा हमारा मेथड कि टोटल सम की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। बेसिकली इस मेथड का काम क्या होगा कि हमने जो भी एरे उसको दिया है वो उसको टोटल करके हमें दे देगा कि उसकी टोटल वैल्यूज कितनी बनती है। देन मेन में वी हैव क्रिएटेड एन एरे, ठीक है, इंटीजर एरे 3 1 2 5 4, और सम मेथड जो है वो हमने यहाँ पे कॉल किया जिसको हमने एरे जो है वो पास करवा दिया। तो हम करते हैं
क्योंकि तो फिलहाल हमें इसमें सम रिटर्न कर दिया है कि सम ऑफ एरे वैल्यूज इज 50। नाउ टू प्रूव के मेथड के अंदर जो हम एरे में चेंज करेंगे वो बाहर भी होगी, इसको कोड को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम एरे ऑफ आई के अंदर वैल्यूज चेंज करते हैं, दैट इज आई मल्टीप्लाई बाय आई। यानी हमारा एरे किस तरीके से इनिशियलाइज हो, जब आई 0 है तो 0 0 का 0 हो जाए, आई 1 है तो 1 1 का 1 हो जाए, आई 2 है तो 2 2 का 4 हो जाए, आई 3 है तो 3 3 का 9 हो जाए, आई 4 है तो 4 4 का 16 हो जाए। देन हम एरे की वैल्यू प्रिंट नहीं करवा रहे, सम तो हम कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हमारा हमने जब एरे यहाँ पे पास करवाया है तो उस एरे की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर चेंज कर दें। ठीक है, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं कि इस एरे को हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम सेम लूप कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद ये क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और एरे ऑफ आई को जो है वो प्रिंट कर दें। ठीक है, तो एक दफ़ा हमने प्रिंट करवाया, उसके बाद हम सम वाला ये मेथड अपना कॉल करते हैं और दोबारा इस मेथड की कॉल होने के बाद जो एरे था उसको दोबारा प्रिंट करें कि एरे में क्या चेंजेस आए। तो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम एरे की वैल्यूज जो थी वो प्रिंट करेगा, देन सम वाला कॉल हुआ, उसने एरे पास किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एरे को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम इस ए आर आर को चेंज कर रहे हैं। इवन चले यहाँ पे वैल्यू हम ए आर आर की जगह ए कर देते हैं। ठीक है, जस्ट टू शो यू कि ये डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है। यहाँ पे ऊपर ए है और नीचे जो है वो ए आर आर है। तो इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले वैल्यूज मिल रही है 3 1 2 5 4। ठीक है, जो कि ये वाली वैल्यूज है। उसके बाद हमने ये मेथड कॉल किया तो वैल्यूज क्या हो गई, 0 1 4 9 एंड 16। तो हैंड प्रूफ के जब आप एरे पास करते हो किसी मेथड को, तो उस एरे के अंदर, अगर उस मेथड के अंदर अगर आप एरे में जो चेंज करोगे वो चेंज उस मेथड के बाहर दूसरे मेथड में भी उस एरे के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एरेज आर आल्सो पास्ड बाय रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल आर्गुमेंट। वेरिएबल आर्गुमेंट्स आपको ये अलाउ करते हैं कि आप एक मेथड के अंदर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है वो दे सको, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने आर्गुमेंट देना चाहते हो, भले वो 2 हो 3 हो 4 हो। वेरिएबल आर्गुमेंट वाले मेथड क्रिएट करने का तरीका, आप बेसिकली मेथड का नाम दो, उसके बाद डेटा टाइप, देन 3 आर्गुमेंट, देन अ वेरिएबल नेम। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल मेथड की तरह इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेट्स डिस्कस few पॉइंट्स अबाउट वेरिएबल आर्गुमेंट, देन हमको हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो नंबर 1, एक मेथड के अंदर जो है वो आपके पास वेरिएबल आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, जिसका तरीका कुछ इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर नंबर, इंटीजर ए हो, फ्लोट बी हो, लेकिन उसके बाद जो है वो आपने डबल वेरिएबल आर्गुमेंट जो है वो दे दिए, यानी पहला इंटीजर हो, उसके बाद फ्लोट वेरिएबल हो, उसके बाद अगर इसको ये दो चीज़ें मिल गई, यानी फर्स्ट आर्गुमेंट इसको इंटीजर मिल गया, सेकंड जो है वो फ्लोट मिल गया, देन उसके बाद वो डबल आर्गुमेंट लेना शुरू कर देगा जितने भी आप उसको असाइन करो। लेकिन शर्त ये है कि आपके वेरिएबल आर्गुमेंट जो है वो हमेशा लास्ट में आने चाहिए। ठीक है, आप इसको शुरू में नहीं दे सकते। तो आपको शुरू में नॉर्मल आर्गुमेंट देने हैं, ठीक है, और वेरिएबल आर्गुमेंट जो है वो आपको सबसे आखिर में देने हैं। अदर थिंग कि वेरिएबल आर्गुमेंट वाले मेथड्स जो है वो ओवरलोडिंग उनमें हो सकती है, वो ओवरलोडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो ओवरलोडिंग की वजह से एम्बिग्यूटी आ सकती है जिसको हम डिस्कस करेंगे थ्रू कोड, लेकिन ओवरलोडिंग इनमें हो सकती है। अच्छा, जेडीके 5 से पहले, ठीक है, वेरिएबल आर्गुमेंट जब नहीं होते थे हमारे पास, तो हम तो या तो एरे यूज करते थे इस काम के लिए, ठीक है, या हमें ओवरलोडिंग यूज करनी पड़ती थी ये शो करने के लिए कि एक मेथड चाहे एक आर्गुमेंट ले, 2 ले, 3 ले या 4 आर्गुमेंट ले, यानी
वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लेने के लिए हमें उतने ही ओवरलोडेड मेथड क्रिएट करने पड़ते थे, यानी 2 आर्ग्यूमेंट वाला मेथड अलग, 3 आर्ग्यूमेंट वाला मेथड अलग, 4 आर्ग्यूमेंट वाला मेथड अलग, या हम एरे एज अ आर्ग्यूमेंट यूज करते थे जिसमें हम एक से ज्यादा वेरिएबल जो है वो इनपुट ले पाते थे। अगेन वो 2 रूल्स, नंबर 1 देयर कैन ओनली बी वन वेरिएबल आर्ग्यूमेंट इन अ मेथड। अगर आप वेरिएबल आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल आर्ग्यूमेंट आप नहीं यूज कर सकते। सेकंड चीज ये कि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट शुड बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट, यानी जो पहले हमने डिस्कस किया, अगर आपके पास दूसरे आर्ग्यूमेंट भी हैं तब भी आपको वेरिएबल आर्ग्यूमेंट जो है उसको लास्ट में रखना है। इनको अब एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। Okay, now let's discuss an example of variable argument कि किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। Now, नंबर 1 हमारा मेथड, वही अगेन मेथड का नाम है fun और इसके अंदर एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप का। देन हमने प्रिंट करवाया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट a डॉट लेंथ। किस तरीके से हम एरे को यूज करते थे, ठीक है, इन द सेम वे हम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दे आर यूज इंस्टेड ऑफ एरे। लेकिन एरे में और इसमें डिफरेंस क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि हम बाय वेरिएबल आर्ग्यूमेंट हम एरे क्यों नहीं यूज कर लेते जैसे हम पहले यूज कर रहे थे, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस को भी डिस्कस करते हैं, क्या फर्क आएगा अगर हम एरे यूज करें या हम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट यूज करें। तो जिस तरीके से एरे डॉट लेंथ यूज हो सकता था, इसी तरह वेरिएबल आर्ग्यूमेंट के जो वेरिएबल नेम है उसके साथ भी आप डॉट लेंथ यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर फॉर ईच लूप जिस तरीके से एरे के साथ यूज होता था आप वेरिएबल आर्ग्यूमेंट के साथ यूज कर सकते हो। इंटीजर आई एंड देन कोलन और ए, क्या करेगा, जितने भी आर्ग्यूमेंट हैं उनको एक एक करके आई के अंदर जो है वो लेता जाएगा और देन हम उस आई को जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं एंड आखिर में जो है वो एक प्रिंटर एंड खाली लाइन जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। नाउ मेन में वी हैव कॉल्ड दिस मेथड 3 टाइम्स। कि फर्स्ट टाइम उसको हमने आर्ग्यूमेंट दिया है एक, सिर्फ एक पैरामीटर। सेकंड टाइम हमने इसको 4 पैरामीटर दिए और थर्ड टाइम हमने इसको कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, मतलब मेथड एक ही है लेकिन इसको हमने 3 डिफरेंट तरीकों से कॉल किया। यहाँ डिफरेंस समझ में आता है, एरे में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एरे, पहली बात तो अगर आप एरे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरे ही पास करवाना पड़ता है, ठीक है, और अलग अलग तरीकों से कॉल नहीं हो सकता। तो आपको एरे एक ही दफा बनाना पड़ेगा, एरे के जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स ही कॉल होंगे। सो दैट्स द मेन डिफरेंस। इसमें आप यहाँ एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, यहाँ 4 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, यहाँ अगर चाहो तो आप 5 आर्ग्यूमेंट पास कर दो एंड भले आखिर में हम कोई पैरामीटर पास ना करें। तो डिफरेंट टाइप तरीके से सेम मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो आउटपुट देखते हैं। ये तो फर्स्ट टाइम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इसने बताया 1 है और 100 प्रिंट कर दिया। सेकंड टाइम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 4 है और उसने चारों नंबर्स जो हैं वो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 4 है और उसने चारों नंबर्स जो हैं वो प्रिंट कर दिए। देन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 5 है, पांचों आर्ग्यूमेंट प्रिंट कर दिए। देन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 है। सो अगेन इट्स अ मोर बेटर वे देन एरे, ठीक है। एरे में ये है कि आपको एरे पूरा पास करवाना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक ऐसा मेथड बनाना चाहते हो जिसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर एग्जांपल सम का मेथड है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप जितने नंबर दो वो सबका सम करके दे दो, ठीक है, या आप जितने भी नंबर दो उन सबकी एवरेज निकाल के दे दो, या आप जितने भी नंबर दो उन सब में से मिनिमम नंबर निकाल के दे दो कि कौन सा है। तो उसके लिए द मोस्ट बेटर वे इज वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जिसमें आप एक ऐसा मेथड क्रिएट कर सको जिसको आप चाहे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दो वो उसके हिसाब से आपके कोड पर काम कर सके। ओके, नाउ हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हमने अगेन एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट वाला मेथड लिया है, लेकिन इस दफा हम इसमें ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओवरलोडिंग मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग more than one method with the same name,
तो पहला एक एक करके हर मेथड को देखते हैं। नंबर 1 वी ए टेस्ट नाम का मेथड है, ठीक है, स्टैटिक वॉइड वी ए टेस्ट, जिसमें हमने इंटीजर वेरिएबल आर्गुमेंट लिया। देन हमने उसका एक डिस्प्ले मैसेज प्रिंट करवाया कि उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो कितने बाय यूजिंग वी डॉट लेंथ। फिर हम उसके कंटेंट की हेडिंग प्रिंट करवाए, यानी पहले वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट बताया, फिर उसके कंटेंट बताए, फिर हमने सेम लूप यूज किया, ठीक है, फॉर ईच लूप इंटीजर एक्स और किसके लिए चले, वी के लिए, और एक्स की जो वैल्यूज आती जा रही है जो कि वो वी में से निकाल रहा है उनको प्रिंट कर दे। देन हमने इसका सेकंड वर्जन क्रिएट किया इस मेथड का। अगेन इसका नाम वी टेस्ट ही है, लेकिन इस दफा बूल डॉट 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 और वी इस दफा वेरिएबल आर्गुमेंट है वो बूल डेटा टाइप में। अगेन बाकी कोड जो है वो सेम है, ये अपना मेथड का नाम प्रिंट कर रहा है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स प्रिंट कर रहा है, उसके बाद कंटेंट्स प्रिंट कर रहा है, और इस दफा फॉर ईच लूप हमने यूज किया है बूल एक्स, ठीक है, ताकि इस करके वी में से वैल्यू लेके आए और वो वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दे। देन थर्ड है ये, अगेन ये टेस्ट ही नाम है। इसमें हमने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग मैसेज पहला आर्गुमेंट लिया है और उसके बाद हमने सेकंड आर्गुमेंट जो है वो इंटीजर वी लिया। ना ये मेथड अब ऊपर वाले मेथड से अलग हो गया, क्यों? इसमें सिर्फ वेरिएबल आर्गुमेंट है, लेकिन इसके अंदर पहला आर्गुमेंट जो है वो एक स्ट्रिंग है, उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट इंटीजर वेरिएबल आर्गुमेंट है। तो सबसे पहले ये अपना सिग्नेचर प्रिंट करेगा, उसके बाद जो मैसेज हमने यहाँ भिजवाया है, ठीक है, वो मैसेज प्रिंट करेगा, अपनी लेंथ प्रिंट करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अपने कंटेंट जो है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। देन इन तीनों पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर हमने इन तीनों मेथड को अलग अलग तरीके से कॉल किया है। पहले वी ए टेस्ट कॉल किया है। अगेन हम इस वी ए टेस्ट को दो तरीकों से भी कॉल कर सकते हैं, ये वेरिएबल आर्गुमेंट है, ठीक है। तो अगर आप इंटीजर सारे देते हो, ठीक है, तो इसको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे जो इंट वी वाला ये वाला मेथड है मुझे ये भी कॉल करना है क्योंकि सारे आर्गुमेंट इंटीजर है, ठीक है। सेकंड हमने स्ट्रिंग वाला किया जिसमें पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग है और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज है। इसका भी हम सेकंड वर्जन कॉल कर सकते हैं, टेस्टिंग है फॉर एग्जांपल, और इसके बाद मैसेज चेंज कर दो, सेटिंग, ठीक है, और वैल्यूज जो है वो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, जस्ट टू शो यू कि ये अगेन अभी भी वेरिएबल आर्गुमेंट वाले मेथड एक से ज्यादा तरीकों से कॉल हो सकते हैं। देन तीसरा वाला इस टाइम पे वो क्या करेगा, ये वाला मेथड कॉल करेगा जिसमें पहला मैसेज स्ट्रिंग है और दूसरा जो है वो इंटीजर नंबर है। देन तीसरा, इसको भी हम मल्टीपल वेज में कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स है, ट्रू कर दो, एंड अगेन फॉल्स कर दो, ठीक है। तो जस्ट टू शो यू कि हर मेथड, ठीक है, जिसमें वेरिएबल आर्गुमेंट्स हो वो डिफरेंट वेज में कॉल हो सकता है, और हम एक ही नाम के मल्टीपल वेरिएबल आर्गुमेंट वाले मेथड बना सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, नंबर 1 के आपका जो वेरिएबल आर्गुमेंट है वो आखिर में आना चाहिए। चेंज कैसे कर सकते हो कि अगर दोनों की डेटा टाइप इंट है, ये भी इंट है, ये भी इंट है, तो इसके नीचे हमने एक पैरामीटर और दे दिया, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग टाइप है। तो इसने इस चीज को चेंज कर दिया, फर्क कर दिया। इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी सारी एक आउटपुट दिया है। नंबर 1, पहली दफा नंबर ऑफ आर्गुमेंट 3 है, कंटेंट है 1 2 3। नंबर 2, नंबर ऑफ आर्गुमेंट 6 है, कंटेंट प्रिंट कर दिए। फिर स्ट्रिंग वाले को कॉल किया, टेस्टिंग लिखा हुआ आ गया और कंटेंट्स आ गए। फिर इसने स्ट्रिंग वाले को दोबारा कॉल किया, चेकिंग लिखा आ गया और 5 कंटेंट्स आ गए। फिर इसने भूल वाले को कॉल किया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स आ गया। देन भूल वाले को दोबारा कॉल किया और ट्रू फॉल्स फॉल्स जो है वो प्रिंट हो गया। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग जे ऑप्शन पेन डायलॉग बॉक्सेस। सो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि हम विजुअल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हमारी विंडोज़ हैं, ठीक है, पॉपअप विंडो जिसको कहते हैं नॉर्मली,
जिसमें समटाइम वो आपसे कोई इनपुट मांगने के लिए पॉपअप विंडो दे देता है या समटाइम आपको कोई मैसेज प्रिंट करवा देता है। तो इस तरह की विंडोज को हम यूज कर पाएंगे। तो जे ऑप्शन पैन एक क्लास है, ठीक है, जो जावा एक्स स्प्रिंग पैकेज के अंदर मौजूद है। तो हम इसके सारे कंपोनेंट्स तो नहीं देख रहे अभी, लेकिन इसके दो मेथड्स जो कि बहुत कॉमन है, एक शो इनपुट डायलॉग और दूसरा शो मैसेज डायलॉग। जो शो इनपुट डायलॉग बॉक्स है वो आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मीन्स जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो इसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। जिस टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी लिखते हो वो एज अ स्ट्रिंग आपको वापस मिलती है, वैल्यू रिटर्न हो जाती है। जबकि जो शो मैसेज डायलॉग बॉक्स है उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, बिकॉज इट जस्ट शोज द मैसेज फॉर, सिर्फ आउटपुट के लिए यूज होता है, ये इनपुट नहीं लेके आ सकता। तो इन दोनों को एग्जाम्पल्स में देखते हैं, लेकिन इससे पहले साथ में एक और चीज हम डिस्कस करें, वो है इंटीजर एंड डबल रैपर क्लासेस। नाउ रैपर क्लासेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल इंट हो गई, लॉन्ग हो गई, फ्लोट हो गई, डबल हो गई, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए, उनको एक्स्ट्रा मेथड्स प्रोवाइड करने के लिए जावा में प्री मेड रैपर क्लासेस मौजूद है। रैपर क्लासेस मीन यानी हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए एक क्लास मौजूद है, ठीक है। उस क्लास के अंदर उस प्रिमिटिव डेटा टाइप से रिलेटेड मेथड्स और फंक्शनैलिटीज जो है वो मौजूद है। तो हम फिलहाल सिर्फ दो ही देखेंगे, एक डबल और एक इन। लेकिन हर डेटा टाइप, लाइक फॉर एग्जांपल बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, या फ्लोट हो गया, या करेक्टर हो गया, हर एक की रैपर क्लास जो है वो मौजूद है। रैपर क्लास में क्या होता है कि वो बजाय प्रिमिटिव डेटा टाइप इस्तेमाल करने के, उस प्रिमिटिव डेटा टाइप को एक क्लास के अंदर एज अ इंस्टेंस वेरिएबल यूज करती है। और जब वो एज अ इंस्टेंस वेरिएबल यूज होता है तो उसके साथ हमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स और बहुत सारे मेथड जो है वो मिल जाते हैं, जो क्या करते हैं उसको और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम मालूम करना चाहते हैं कि इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, या डबल की मैक्सिमम रेंज क्या है, मिनिमम रेंज क्या है, ठीक है। तो हम इनके प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट यूज करके मालूम कर सकते हैं। हम किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसके मेथड यूज कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, इन रैपर क्लासेस के अंदर जो इस्तेमाल हो सकते हैं। देन देयर आर वेज कि आप एक नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप को एक रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, या एक रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को नॉर्मल वेरिएबल के अंदर या नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करो। तो हम उसको तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके दो मेथड्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो आपके पास है इंटीजर क्लास का, इंटीजर रैपर क्लास का, विच इज पार्स इन। एंड सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास है डबल रैपर क्लास का, जिसका नाम है पार्स डबल। अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि और क्लासेस भी हैं, जिसका मतलब पार्स बाइट भी है, पार्स लॉन्ग भी है, पार्स फ्लोट भी है, ठीक है, पार्स शॉर्ट भी है, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपको इन दो का तरीका समझ में आ जाता है तो आप बाकी मेथड्स भी जो है वो सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। इनको हम पास क्या करते हैं, हम इनको पास करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और ये कर क्या सकते हैं कि उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है इंटीजर जो है वो सही तरीके का हो, ठीक है, इंटीजर नंबर ही हो। अगेन डबल को भी हम पास, डबल को भी हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर सकता है, डबल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को, यानी हम अपने इनपुट आउटपुट बॉक्सेस को, ठीक है, और इसके अलावा इन रैपर क्लासेस के इन दो मेथड्स को जो है वो एग्जाम्पल में देखते हैं। ओके ना, सबसे पहली चीज कि अगर आप जी ऑप्शन पेन क्लास को यूज करना चाहते हो तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे ऑप्शन पेन क्लास, ठीक है। हमने पहले भी इंपोर्ट को देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इक्लिप्स के अंदर सिंपली आप अपने क्लास के ऊपर इंपोर्ट की कमांड यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास नॉर्मली क्रिएट करो, क्लास का कोड उसमें रखो, और उससे पहले जो है वो इंपोर्ट की कमांड जो है ऊपर ही आप स्टेटमेंट ऊपर लिख दो। तो इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे ऑप्शन पेन,
देन एज यूजुअल हमारी टेस्ट क्लास और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एज यूजुअल। नाउ जे ऑप्शन पेन, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जे कैपिटल है, ठीक है, ओ कैपिटल है, और पी का, पेन का पी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद शो स्मॉल है, मैसेज का एम कैपिटल है, ठीक है, एंड डायलॉग का डी कैपिटल है। तो इसीलिए हम ये नेमिंग कन्वेंशन स्ट्रिक्टली शुरू में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि प्री डिफाइंड क्लासेस जो है वो नेमिंग कन्वेंशन को यूज करती हैं। मीन्स क्लास का हर लेटर कैपिटल होता है, इवन फर्स्ट भी, लेकिन मेथड का पहला कैपिटल लेटर नहीं होता। मेथड का पहला लेटर जो है वो स्मॉल होता है और बाकी सारे लेटर जो है वो कैपिटल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका पहला आर्गुमेंट आप पास करोगे नल। पहला आर्गुमेंट है इसका पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, यानी वो कंपोनेंट जिसके अंदर ये मैसेज डायलॉग बॉक्स यूज होना चाहिए। तो अगर कोई फॉर्म है जिसके अंदर ये मैसेज डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए और उस फॉर्म के बंद होने पे ये मैसेज डायलॉग बॉक्स भी बंद हो जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर उस फॉर्म का नाम लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि फिलहाल हम इस वक्त ग्राफिकल प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे और हमने फॉर्म्स वगैरह पे किसी पे काम नहीं किया, तो फिलहाल आप इसको यहाँ पर जो है वो नल दिया करोगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपने यहाँ पे नल देना है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मैसेज जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं विच इज हेलो, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग नेम क्रिएट किया एंड देन हमने नेम इज इक्वल टू जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग यूज किया। इनपुट डायलॉग जो है उसमें भी वैसे तो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये आप इनपुट डायलॉग बॉक्स में ऑप्शनल है, आप भले उसको छोड़ दो, डायरेक्टली आप मैसेज प्रिंट कर सकते हो कोई भी। तो इनपुट डायलॉग बॉक्स क्या करेगा कि आपको ये मैसेज प्रिंट करेगा और साथ में एक टेक्स्ट बॉक्स देगा जिसमें आप इसका आंसर दे सकें। तो हम अगेन ये ऑप्शन पेन मैसेज डायलॉग बॉक्स यूज कर रहे हैं, हेलो, पहले तो नल, उसके बाद हेलो प्लस में यहाँ क्या हो रही है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो रही है। ये क्या करेगा, हेलो और नेम को आपस में ज्वाइन कर देगा। देन हमने अपने जनरल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड जनरल यूज किया है जस्ट टू प्रिंट अ ब्लैंक लाइन। तो प्ले करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने जो है वो एक मैसेज बॉक्स आ गया जिसमें लिखा हुआ है हेलो, इसको ओके कर दो, ठीक है। देन इनपुट बॉक्स आ गया, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, आप जो भी नाम अपने यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, उसको ओके करोगे। सो हेलो एंड योर नेम जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। अब की दफ़ा हमें बेसिकली दो नंबर्स के अंदर इनपुट चाहिए। पहले तो हमें स्ट्रिंग में इनपुट चाहिए था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया और ये ऑप्शन पेन जो है वो हमने यूज कर लिया। लेकिन अब की दफ़ा जो है वो हमें आंसर चाहिए दो इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। उन इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर जो है वो हमें वैल्यूज चाहिए। सो नाउ यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथड हमने यूज किया, ठीक है। इसको एक एक करके समझते हैं। इस कॉम्बिनेशन को समझने से पहले इस कॉम्बिनेशन को हम तोड़ते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया कैसे। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू, ये हमने यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू जी ऑप्शन पे शो इनपुट डालो, ये आपको एक टेक्स्ट बॉक्स देगा, उसमें जो भी वैल्यू देंगे वो स्ट्रिंग एस में चली जाएगी। देन हम यूज कर रहे हैं ये मेथड a इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट, और इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, एक स्ट्रिंग। ये तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ सकता है, ये स्ट्रिंग एस हमने यहाँ पे दे दिया, यानी जो भी वैल्यू हम देंगे, जो भी नंबर हम देंगे वो बेसिकली स्ट्रिंग में होगा। तो वो क्या करे, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दे इंटीजर में, ठीक है। पार्सेंट मेथड क्या कर सकता है, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके जो है वो ए में कॉपी कर दे। सो इस दो लाइन को यूज करने के बजाय हम ये कर सकते हैं कि हम पार्सिंग के अंदर एस चूज करने के बजाय डायरेक्ट ही जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग बॉक्स और एंटर सेकंड वैल्यू जो है वो पूरा का पूरा रखते हैं, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो हम इसको स्ट्रिंग की जगह इस पूरे मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दोनों ही रख दिए हमने।
फिर उसके बाद हमने शो मैसेज डायलॉग बॉक्स में पहले तो नल दिया है, कॉमा ए की जो भी वैल्यू प्रिंट हो, उसके बाद प्लस प्रिंट हो, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट हो, प्लस प्रिंट हो, फिर इक्वल टू प्रिंट हो, फिर प्लस प्रिंट हो, एंड देन ए और बी को आप उसमें ऐड करके उसको कॉन्कैटिनेट करके हमें रिजल्ट शो कर दे। तो बाकी शो मैसेज डायलॉग बॉक्स में आप बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो जैसे आप प्रिंट एलन के अंदर करते थे। इसको रन करते हैं, एंटर फर्स्ट वैल्यू आ गया, फॉर एग्जाम्पल 23, ओके, एंटर सेकेंड वैल्यू 55, ओके, so 23 plus 65 is equals to 88। सो इंटीजर्स पे काम करने के लिए हम ये जे ऑप्शन पेन के जो शो इनपुट डायलॉग बॉक्स है उसको उसके आई हुई वैल्यू को हमें पहले इंटीजर डॉट पार्सिंट, अच्छा इसके अंदर भी आपने नोट करना है कि इसका आई कैपिटल है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर क्लास है, रैपर क्लास है, पार्स इन में भी आई कैपिटल है। अगेन मेथड में कन्वेंशन फॉलो हुई है, फर्स्ट वर्ड स्मॉल होता है, सेकंड वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल है। ये कन्वेंशन समझनी या इस कन्वेंशन को फॉलो करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जावा की प्री डिफाइंड क्लासेस इसको यूज करती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी आदत यही बनानी है कि आप जब मेथड के नाम दो, ठीक है, अगर उसमें एक वर्ड है तो स्मॉल ही हो भले, लेकिन अगर मेथड दो वर्ड से मिलकर बना है तो उसका सेकंड वर्ड जो है वो कैपिटल किया करो, ठीक है, क्योंकि ये जनरल नेमिंग कन्वेंशन है। ओके, दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह जी ऑप्शन पेन की एक एग्जांपल और देखेंगे, इनपुट डायलॉग बॉक्स और मैसेज बॉक्स की, और फिर और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।